हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लास। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक का चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं 11th क्लास का। तो अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, 11th क्लास में हो, प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप समझ सकते हैं यहाँ से कि जो चैप्टर है, ये देखिए सब चैप्टर जो कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो आपको एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये हम लोग फिंगर टिप्स जो कि एनसीईआरटी की मास्टर बुक है उससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। तो देखिए इसका आप देख लीजिए, चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस देखते चल रहे हैं साथ में। तो देखिए इसका देखो टॉपिक देखिए, प्राणियों तक काकरोच, ठीक है। दो टॉपिकों से हमें यहाँ 4 नंबर किस चैप्टर से क्वेश्चन मिला, सन 2022 में, सन 2023 में 5 नंबर का और सन 2024 में 4 नंबर का, ठीक। तो ये क्वेश्चन आएंगे, इसका रेशियो है, ठीक, देख सकते हैं आप। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं। देखिए भूमिका दी हुई है, तो एक कोष के प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं, ठीक, जैविक क्रियाएं का मतलब है पाचन करते हैं आप, श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जो भी आप दिनचर्या में कार्य करते हैं, ठीक, सभी क्या कहलाती हैं, आपकी कहलाती हैं जैविक क्रियाएं, ठीक है। तो एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, सारी क्या होती है, एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं, ठीक है। और देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपर्युक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से क्या होती है, संपन्न की जाती हैं, ठीक है। और एक साधारण जीव जैसे कि हाइड्रा आपने देखा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक सामान्य जीव की अगर बात कर ले, हम हाइड्रा की भी बात कर लो, तो आप देखो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है हाइड्रा, ठीक है। और प्रत्येक प्रकार के जीव में कोशिकाओं की संख्या हजारों में होती है, एक नहीं होती, हजारों में होती है, ठीक है। मानव शरीर विभिन्न कार्य करने के लिए अरबों कोशिकाओं से बना हुआ होता है। मनुष्य का शरीर समझ लीजिए जो कि एकदम मतलब यानी कितना जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि ये सरल है, पर मानव का शरीर जटिल है, तो वह विभिन्न अरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पादपों, तो अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं को जो ऐसा संगठन है, ठीक, उसे हम लोग ऊतक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बना हुआ होता है, टिश्यू बना हुआ होता है। मनुष्य का शरीर जो होता है वो सामान्य नहीं होता, जटिल होता है, ठीक। हाइड्रा जो कि बहुत ही सरल जीव है, वो भी क्या होता है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, देखिए प्राणी ऊतक, ठीक, प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है, ठीक है। हर कोशिका है तो उसकी संरचना क्या होगी, उसके कार्य के अनुसार बदलती रहेगी। जैसे कि ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित 4 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। ऊतक जो होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक, अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, पर मुख्य तौर पे देखा जाए तो ऊतकों को 4 भागों में, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो जैसे कि आप बच्चे बोलते हैं हैंड रिटन क्लास, ठीक है, तो इसमें हम लिख क्या देंगे, जैसे आप नोट्स बना रहे हैं तो देखो ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं, या ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। नंबर संयोजी ऊतक, नंबर 2 पेशी ऊतक, नंबर 3 तंत्रिका ऊतक, ठीक। पर एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक। उसी से आपको देखो कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक में, जितना आप नोट्स में तैयार करेंगे वही लिखा हुआ है। तो अपना देखिए नोट्स बनाने में आपको जो टाइम वेस्ट होगा वही आप यहाँ से 2-3 बार रिविजन कर लेंगे, उसके बाद अपने शॉर्ट नोट्स बनाना भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। अब प्रकार देख लेते हैं, तो उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, ठीक। तो उपकला ऊतक की उत्पत्ति देखो कहाँ से हुई, एक्टोडर्म से हुई, एंडोडर्म से हुई, मेसोडर्म से हुई, ठीक है। कार्य देखो सुरक्षा करना होता है उपकला का, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का स्त्रावण करना होता है, अवशोषण करना होता है, उत्सर्जन करना होता है, पाचन करना होता है, ठीक, ये इसका कार्य है। संयोजी ऊतक देखो मेसोडर्म से बना हुआ होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसका होता है जोड़ना, सहारा देना, संग्रह करना, सुरक्षा करना, परिवहन करना। पेशीय ऊतक जो होता है मेसोडर्म से भी बना हुआ था, ये क्या होता है, शारीरिक अंगों का संचालन और गमन करना। तंत्रिका ऊतक देखो एक्टोडर्म का बना होता है, ये तंत्रिका आवेग द्वारा समन्वय तथा एकीकरण में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। अब हम लोग उपकला को समझते हैं, क्या होता है उपकला ऊतक को। देखिए उपकला ऊतक को सामान्यतः उपकला ही कहते हैं। इस ऊतक में एक मुक्त स्तर होता है जो एक और तो देह तरल यानी कि बॉडी फ्लूइड जो होता है, देह तरल का मतलब होता है बॉडी फ्लूइड, जो शरीर में तरल पदार्थ होता है, ठीक। और दूसरी ओर बाह्य आवरण के संपर्क में रहता है, ठीक है। एक तरफ तो क्या होगा, शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में, दूसरी तरफ क्या होगा, बाह्य आवरण के संपर्क में रहेगा। और इस प्रकार के देह का आवरण अथवा अस्तर यानी कि लाइनिंग का निर्माण करता है। कोशिकाएं अंतरा कोशिकीय अधात्री, ठीक है, यानी कि इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स द्वारा दृढ़ता पूर्वक क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इतना क्लियर हुआ आपको।
फिर हम यहाँ देखते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। ठीक है, उपकला ऊतक के प्रकार देखिए 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला, संयुक्त उपकला। अब सरल उपकला क्या होती है, देखिए एक स्तर का बना हुआ होता है। सरल मतलब यानी एकदम सिंपल बना हुआ, तो एक स्तर का बना होगा। पर संयुक्त तो क्या होगा, 2 या फिर 2 से अधिक ऊतकों का, स्तरों का बना हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह देहगुआ यानी कि बॉडी कैविटीज, वाहिनियों, डक्ट्स जो होती हैं और नलिका यानी कि ट्यूब्स के अस्तर का कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्य जो होता है रक्षात्मक होता है। क्या होता है, रक्षात्मक कार्य होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सरल उपकला क्या होती है। देखिए यह कोशिकाओं के एक ही स्तर का बना हुआ होता है। ठीक, सरल उपकला जैसे कि हमने देखा एक स्तर का बना हुआ होता है, तो इसको देखिए हमने शॉर्ट में डिफाइन कर लिया था, तो यहाँ आप यहाँ जैसे शॉर्ट नोट में आप इतने से समझ सकते हैं। ठीक है, पर इसको एक बार हम लोग डिफाइन करके पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यह कोशिकाओं के एक ही स्तर का बना हुआ होता है। कोशिका के संरचनात्मक रूपांतरण के आधार पर सरल उपकला ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सल्की हो गया, ठीक है, घनाकार हो गया, ठीक, और स्तंभाकार हो गया। ओके, 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के होते हैं। फिर देखिए सल्की उपकला को हम लोग पढ़ेंगे। ऊतक जो है, सल्की उपकला ऊतक जो है, तो यह एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बना होता है। ठीक, जिसके किनारे क्या होते हैं, अनियमित होते हैं। क्या होते हैं, अनियमित किनारे होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति तथा फेफड़ों के वायु को यानी एयर सैक जो होते हैं में पाया जाता है, और यह विसरण सीमा का कार्य करता है। ठीक है, विसरण सीमा का कार्य करता है। जैसे कि आपने सरल उपकला में देखा है, आपका ए नंबर का चित्र दिया हुआ है, तो चपटी कोशिकाएं हैं इसकी, क्या है, देखिए चपटी कोशिकाएं दिख रही हैं आपको, चपटा हुआ दिख रहा है, जैसे ब्रेड को दबा दिया जाए तो चपट जाता है। ठीक है, और फिर घनाकार उपकला ऊतक, तो देखिए यह ऊतक एक स्तरीय घन जैसी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। यह सामान्यतः वृक्कों यानी कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वृक्कों में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स लगी होती हैं संरचनाएं के नलिकाकार भागों तथा ग्रंथियों की वाहिनियों में क्या होता है, पाया जाता है। घनाकार ऊतक की देखिए, जो घनाकार ऊतक जो कला होगी तो आपको यहाँ वृक्कों में जो होती किडनी होंगी उनकी नेफ्रॉन्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनका मुख्य कार्य होता है स्त्रावण और अवशोषण। वृक्क में वृक्कों की समीपस्थ वलयित, ठीक है, देखो कॉन्वोल्यूटेड सूक्ष्म नलिका की उपकला, सूक्ष्मांकुर, ठीक है, माइक्रोविलाई जो होते हैं, इनका कार्य सुरक्षा, उत्सर्जन गैस विनिमय व देखो सिलोमिक द्रव का क्या होता है, स्त्रावण करना होता है। ठीक है, स्त्रावण करना होता है। अब हम लोग अगला देखते हैं स्तंभाकार ऊतक। जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं घनाकार ऊतक। ठीक, घनाकार, ये देखिए आप देख रहे हैं, घन जैसा लग रहा है देखने में। ठीक है, तो ये घनाकार ऊतक है। अगला देख रहे हैं स्तंभाकार ऊतक, तो देखिए यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। केंद्रक प्राय कोशिकाओं के आधारी भाग में होता है। आंत में इस परत में सूक्ष्मांकुर होते हैं और इसे ब्रश, ठीक है, ब्रश यानी कि बॉर्डर युक्त स्तंभाकार उपकला कहा जाता है। यह अमाशय, पित्ताशय और पित्त नली के रेखा बद्ध करता है। ठीक है, देखिए अमाशय के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, पित्ताशय, ठीक, पित्त नली की रेखाबद्ध करता है। यदि इन स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं की मुक्त सतह पर पश्चिमाभ होते हैं तो इसे पश्चिमाभी यानी कि सिलिएटेड उपकला कहते हैं। ठीक, अगर पश्चिमाभ होते हैं तो उसे पश्चिमाभी यानी कि सिलेटेड कहते हैं। ठीक है, कहते हैं इनका कार्य कड़ों तथा श्लेष्मा को उपकला की सतह पर एक निश्चित दिशा में ले जाना होता है। यह मुख्यतः श्वसन, देखो श्वसनिका जो होती है, ब्रोंकियोल जो होती है, तथा डिंब वाहिनी नलिकाएं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स जो कि अंडवाहिनी जो होती है यूट्रस में पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में पाई जाती है। जैसे आपने अंडवाहिनी देखी हुई, उसमें रोए जैसी संरचना होती है, तो अंडाणु को क्या होती है, धकेल करके लाती हैं। ठीक है, वही क्या होती है, जो होती है आपकी, देखो जो श्वसनिका होती है उसमें भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका ये स्तंभाकार हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, स्तंभाकार हो गया है, ये स्तंभाकार संरचना हो गई। ये देखो लंबी दिख रही हैं आपको कोशिकाएं, क्या होती है, लंबी होती हैं। ठीक है, लंबी होती हैं। अब अगला जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग समझेंगे, देखिए संयुक्त उपकला। क्या समझेंगे, संयुक्त उपकला। कौन सी समझेंगे, संयुक्त उपकला हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए एक से ज्यादा कोशिकाएं, ठीक, एक से ज्यादा कोशिकाएं, वेट, एक से ज्यादा कोशिका स्तर जैसे कि बहुस्तरित की बनी हुई होती है। इन मतलब इसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होंगी। संयुक्त उपकला जैसे हमने दो में देखी, अभी हम लोगों ने इसके सरल उपकला के सारे भाग पढ़ लिए थे। अब संयुक्त उपकला को हम लोग समझेंगे। ठीक है, संयुक्त उपकला, ठीक, जो दो या दो से अधिक स्तरों से बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे इसमें। तो देखिए एक से ज्यादा कोशिका स्तर यानी कि बहुस्तरित होती है, बहुत सारी, एक देखो दो से अधिक कोशिकाओं से बनी हुई होती है। यह त्वचा की शुष्क सतह, मुख, गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लार, देखो ग्रसनी हो गई,
लाल ग्रंथियां और अग्न्याशय की वाहिनियों के भीतरी स्तर को ढकता है। इसका मुख्य कार्य रासायनिक व यांत्रिक प्रतिवर्णों में रक्षा करना है। इस प्रकार स्त्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित होती है। ठीक है, कुछ स्तंभाकार या घनाकार कोशिकाओं में स्त्रावण की विशेषता होती है और ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथि यानी कि ग्लैंड्यूलर इपिथीलियम कहते हैं। इसे दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला एक कोशिक ग्रंथि जो पृथक ग्रंथिल कोशिकाओं का बना होता है, जैसे आहार नाल हो गई। ठीक है, आहार नाल हो गई। ठीक, आहार नाल की कलश कोशिका जिसको गोबलेट सेल कहते हैं। अगला हो गया बहुकोशिक ग्रंथि। तो जो कोशिकाओं के पुंज उदाहरण यानी लाल ग्रंथि आपका हो गया का बना होता है, उन्हें आगे ट्यूबुलर और सैकुलर ग्रंथियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब देखिए स्त्रावी कोशिका में स्त्राव के निष्कासन के आधार पर ग्रंथियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें बहुस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, एक्सोक्राइन, ठीक, बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं जो नलिका के अंदर नहीं स्त्राव करती हैं, बहिस्रावी मतलब बाहर करती है एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी एंडोक्राइन जो कि नलिका के अंदर स्त्राव करती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां को समझते हैं। और ये संयुक्त उपकला का चित्र है। ठीक, संयुक्त उपकला का चित्र है। देखिए ये बहुस्तरीय जो है, ये बहुस्तरीय को है और ये क्या है, कोशिकाएं। ठीक, बहुस्तरीय क्या है, ये कोशिकाएं हैं जो अंदर आपको दिख रही हैं। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं बहिस्रावी कोशिकाएं ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, बहिस्रावी ग्रंथियां देखिए ये श्लेष्मा, जैसे कि लार हो गई, कर्ण, मोम, जिसको ठीक ईयर वैक्स कहते हैं, कान से जो निकालते हैं आप, गंदा गंदा निकलता है। ठीक है, नाक से जो निकालते हैं श्लेष्मा, चिपचिपा पदार्थ। ठीक है, तेल, दुग्ध, आमाशय, एंजाइम तथा अन्य कोशिका उत्पाद स्त्रावित करते हैं। ये सब वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए गैस्ट्रिल ग्रंथि, तेल ग्रंथि, स्तनधारी ग्रंथि। अब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती। इसका उत्पाद हार्मोन्स है जो सीधे उस तरल में छोड़े जाते हैं जिसमें ग्रंथि स्थित होती है। उदाहरण के लिए थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा सा हमने मिस्टेक करके बता दिया था। बहिस्रावी ग्रंथि देखिए ये होती है, इसमें ग्रंथि मतलब इसमें नलिकाएं होती हैं। ठीक है, अंतःस्रावी में क्या होते हैं, अधिकतर क्या आप हार्मोन्स का स्त्रावण देखने को मिलेगा आपको। ठीक, उसके लिए सॉरी। हेटेरोक्राइन ग्रंथि में अंतःस्रावी व बहिस्रावी भाग पाए जाते हैं, नोट में दिया हुआ है। बहिस्रावी भाग अपने स्त्राव वाहिनियों अथवा नलिकाओं के माध्यम से निर्मुक्त करते हैं। बहिस्राव भाग अपने उत्पाद सीधे तरल में छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए अग्न्याशय हो गया, गोनोड हो गया। स्त्रावण के आधार पर ग्रंथियां मेरिक्राइन, उदाहरण ग्लोबेट कोशिका, एपोक्राइन ग्रंथियां यानी कि स्तन ग्रंथि, और होलोक्राइन उदाहरण में आप सीबेसियस ग्रंथि देखेंगे। ठीक है, होती है। और ये देखिए चित्र है, ग्रंथिल उपकला एक कोशिक होती है, बहुकोशिक होती है। देखिए एक कोशिक दिख रही है आपको और इसमें क्या दिख रही है, बहुकोशिक दिख रही है। अब हम लोग समझते हैं, देखिए प्राणी ऊतक में कोशिकाओं के विशेष जोड़ व्यक्तित्व, ठीक है, इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक एवं कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि, ठीक है, जंक्शन पाई जाती हैं। ये दृढ़, आसंजी एवं अंतरालिक संधि होती हैं। दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने में रोकती हैं। असंजी संधियां जो होती हैं पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। इससे मतलब पड़ोसियों को जोड़ने का कार्य करती है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अंतराली संधियां जो होती हैं आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती हैं। वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव को आपस जोड़कर करती हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं संयोजी ऊतक। जटिल प्राणियों के शरीर में संयोजी ऊतक बहुतायत एवं विस्तृत रूप से क्या हुआ होता है, फैला होता है, जटिल ऊतक, संयोजी ऊतक। ठीक है, अब देखिए संयोजी ऊतक नाम शरीर के अन्य ऊतकों एवं अंग को एक दूसरे से जोड़ने तथा आलंबन के आधार पर दिया गया है। संयोजी ऊतक में कोमल ऊतक से लेकर विशेष प्रकार के ऊतक जैसे कि उपास्थि हो गई, अस्थि होगी, वसीय ऊतक हो गए। ठीक है, रक्त सम्मिलित हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का
तंतु स्त्रावित करती है, जिसे देखो कोलेजन और देखो इलास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेजन या देखो इलास्टिन कहते हैं। ये ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्था एवं लचीलापन प्रदान करते हैं। ये कोशिका रूपांतरित पॉलीसेकेराइड भी स्त्राव करती हैं, जो कोशिका और तंतु के बीच में जमा होकर अधात्री का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, अधात्री का मतलब होता है गंदगी का कार्य करते हैं। ठीक है, अधात्री जमा होगी, जैसे कि हमने चावल में देखा होगा। ठीक है, चावल में हो गए कंकड़, हो गए धान, हो गए अधात्री गंदगियां है ना, वैसे उसी का काम करती हैं। संयोजी ऊतक के प्रकार। संयोजी ऊतक को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। लचीले संयोजी ऊतक, ठीक, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सघन संयोजी ऊतक, ठीक, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और विशिष्टीकृत संयोजी ऊतक यानी कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो ये 3 प्रकार के होते हैं संयोजी ऊतक। लचीले संयोजी ऊतक के बारे में समझते हैं। तो देखिए, कोशिका एवं तंतु एक दूसरे से अर्ध तरल आधारीय पदार्थ में शिथिलता से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और लचीले संयोजी ऊतक देखो 2 प्रकार के होते हैं, एरियोलर ऊतक, वसा ऊतक। ठीक, एरियोलर ऊतक और वसा ऊतक, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, एरियोलर ऊतक देखो त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं, और ये देखो तंतु कोरक जो कि तंतु को जन्म देते हैं। महाभक्षकाणु एवं मास्ट कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रायः देखो यह प्रायः उपकला के लिए आधारी ढांचे का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जिसके आपने देखा, ये देखिए आपको दिख रहे हैं जो ये फैले हुए दिख रहे हैं संरचना, इसको देखो वृहद भक्षाणु कहेंगे। तंतु ये रेशा है, ये कोरक है। ठीक, ये कोलेजन रेशा है। ठीक है, और ये क्या है? ये मास्ट है। ये क्या है? ये मास्ट है। अब हम लोग समझते हैं वसा ऊतक। देखिए, त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं। भोजन के जो पदार्थ प्रयोग में नहीं आते वे वसा के रूप में परिवर्तित कर इस ऊतक में क्या होते हैं? संग्रहित कर लिए जाते हैं। ठीक, वसा के रूप में परिवर्तित कर क्या कर लेते हैं? ऊतक में संग्रहित कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपने ये देखा, ये वसा संग्रह क्षेत्र है। ये आप देख रहे हैं, ये केंद्रक है, और ये क्या है? ये प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, और सघन संयोजी ऊतक देखो, सघन संयोजी ऊतक में तंतु और तंत्रिकाएं दृढ़ता से व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, हम लोग सघन संयोजी ऊतक के बारे में समझते हैं। तो देखिए, नियमित संयोजी ऊतक और अनियमित संयोजी ऊतक। नियमित संयोजी ऊतक क्या होते हैं? सघन नियमित ऊतक में तंतु कोरक समांतर तंतु के गुच्छों के बीच में कतार में उपस्थित होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए आप कंडराय यानी कि जो कि कंकाल पेशी को अस्थि से जोड़ती है, कंडराय उसको कहते हैं, तथा स्नायु जो कि अस्थि को दूसरी अस्थि से जोड़ती है। अनियमित संयोजी ऊतक अनियमित प्रकार के होते हैं। ठीक है, तंतु एवं तंतु कोरक होते हैं। तंतु में अधिकांश कोलेजन होता है, जिनका अभिविन्यास अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यह ऊतक त्वचा में पाया जाता है। ठीक, ये कोलेजन रेशे हो गए। ठीक, और ये क्या हो गया? ये कोलेजन रेशे हो गए। ठीक, ये डार्क वाले कोलेजन रेशे हो गए, और ये जो आपको दिख रहे हैं ये कोलेजन रेशे हो गए।